सोचो, आपकी बेटी बोलती है कि वो बुक्स लेने जा रही है और फिर गायब हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। पुलिस सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर असल में कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर वो लौट आती है, लेकिन उसका हाल देखकर दिल कांप जाता है। बेहोशी के करीब, बिल्कुल टूटी हुई। और जो उसने बताया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की, वाराणसी से। एक ऐसी कहानी जिसमें भरोसा टूट गया, मासूमियत कुचल दी गई और एक शहर का सबसे अंधेरा कोना एक्सपोज हो गया। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ इस पूरी कहानी के हर एक लेयर में, सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेलियर, इंसानी लालच और उन चीखों की कहानी के रूप में जिनको सुनने वाला कोई नहीं था। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। कुछ एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ। 29 मार्च, वाराणसी की एक आम सुबह। शहर अपने यूजुअल रूटीन में बिजी था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, चाय की टपरियों पर लोग बातें कर रहे थे और ऑटो गलियों से गुजर रहे थे। एक छोटी सी गली के एक सिंपल से घर में एक लड़की ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे कुछ किताबें लेनी हैं, मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगी। बस 18 साल की थी वो, कॉलेज स्टूडेंट, एक बेटी जिसके सपने थे। बैडमिंटन खेलना उसे बहुत पसंद था। एक टाइम तो उसने ये भी बोला था कि वो प्रोफेशनली खेलेगी। उसके पापा, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, उसे उम्मीदों से पाला था। पैसे कम थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए बड़े सपने देखे थे। तो जब उसने कहा कि वो बुक्स लेने जा रही है, उसके पापा ने कुछ नहीं सोचा। पहले भी तो जा चुकी थी, हमेशा वापस आई थी, पर इस बार वो नहीं आई। वक्त बीतने लगा, दोपहर शाम में बदल गई, शाम रात में। फ़ोन स्विच ऑफ था, ना कोई टेक्स्ट, ना कॉल। दोस्तों से पूछा, किसी ने नहीं देखा। पहले कन्फ्यूजन हुआ, फिर पैनिक और फिर डर। उस रात माँ बाप ने आँख तक नहीं झपकी, दरवाजे के पास बैठ गए या खिड़की के पास। सिर्फ एक ही दुआ थी कि अगली नॉक उसकी हो। सुबह हुई, लेकिन उम्मीद डर में बदल चुकी थी। खोजना शुरू किया गली गली, हर बुक स्टोर, हर कोने में। पापा पैदल निकल गए, माँ घर पे रुकी, शायद वापस आ जाए। पड़ोसियों से पूछा, दोस्तों को बार बार कॉल किया, उसका सोशल मीडिया चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। वो जैसे हवा हो गई। 24 घंटे के अंदर वो लालपुर पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने कहा, प्लीज़ हमारी बेटी खो गई है, उसे ढूंढिए, वो कहीं नहीं मिल रही। पुलिस ने सुना, नाम लिखा, डेट लिखा और फिर वही यूजुअल लाइन, डोंट वरी, मिल जाएगी। इसने कह तो दिया, पर ना कोई एक्शन लिया गया, ना कोई सर्च टीम बनाई गई, ना सीसीटीवी देखा गया। बस एक फाइल ऑफिस में रख दी गई। दिन 2, फिर दिन 3। हर शाम पापा वापस जाते थे पुलिस स्टेशन और वापस वही लाइन सुनते थे, हम उसे ढूंढ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी। पर कैसे ना करे वरी, वो लड़की भाग के जाने वाली नहीं थी। ना कोई झगड़ा, ना कोई वार्निंग, ना बाय। हॉस्पिटल चेक किए गए, मॉर्ग्स तक चले गए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला, मिसिंग पोस्टर्स प्रिंट करवाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वाराणसी भारत का एक पवित्र शहर जैसे उसे निगल गया था। दिन 4, डेस्परेशन फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी थी। फैमिली पुलिस से विनती कर रही थी कि प्लीज़ इसे सीरियसली लीजिए, पर ऑफिसर्स वही ब्लैंक स्टेटमेंट दे रहे थे। एक ऑफिसर ने तो ये तक कह दिया कि ऐसा होता रहता है, कॉलेज वाली लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी, जैसे ये नॉर्मल हो, जैसे उसकी ज़िंदगी बस एक एंट्री थी उनके रजिस्टर में। दिन 5, फिर दिन 6, अब भी कोई अपडेट नहीं मिला, कोई लीड नहीं मिली। उसकी माँ ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। छोटा भाई सिर्फ 14 साल का था, वो बोलना बंद कर चुका था और पुलिस बस एश्योरेंस दे रही थी। लेकिन पीछे कुछ और ही हो रहा था, कुछ ऐसा जो कभी होना ही नहीं चाहिए था, वो भी एक ऐसे शहर में जहाँ हर मोड़ पे एक मंदिर है। फिर आया दिन 7, 4 अप्रैल की सुबह। पापा को फ़ोन पे कॉल आई, पुलिस का कॉल था। उन्होंने कहा कि सर आपकी बेटी मिल गई है, थाने आइए। सब कुछ छोड़कर भाग पड़े वो, दौड़ते हुए स्टेशन पहुंच गए और वहां उन्होंने अपनी बेटी को देखा। एक कमरे में बैठी थी, बिल्कुल चुप,
नज़रें झुकी हुई थी, आंखें काली, कपड़े बिखरे हुए, बॉडी कांप रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, किसी बात का रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी। ऑफिसर ने कैजुअली बोला, लगता है इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रंक होगी, बट शी इज़ फाइन, ले जाइए। पापा ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर भी पापा खुश थे, उनकी बेटी जिंदा थी। सोचा घर ले जाएंगे, खिलाएंगे, सुलाएंगे, आराम करेगी। पर उन्हें क्या पता था, उन्हें कैसे पता होता कि उसने सिर्फ दर्द नहीं सहा था, उसके साथ तो अत्याचार हुआ था। ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं था, ये एक टेस्ट था, उसके शहर का, उसकी पुलिस का और हम सब का। और हम सब फेल हो गए, क्योंकि जब वो लड़की ड्रग की जा रही थी, रेप की जा रही थी, एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाई जा रही थी, तब पुलिस क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ फॉर्मेलिटी। और असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। मिल गई, जिंदा, लेकिन पूरी नहीं। जब उसके पिता उसे पुलिस स्टेशन से घर ले जा रहे थे 4 अप्रैल को, कुछ तो गलत लगा, बहुत कुछ गलत। वो कुछ नहीं बोल रही थी, ना रोने की आवाज़ थी, ना कोई रिएक्शन, बस देख रही थी। उन्होंने सोचा शायद वो शॉक में है, शायद ट्रॉमा अभी तक उस पर पूरा असर नहीं हुआ है, शायद उसे बस आराम की ज़रूरत थी। वो गलत थे। उस रात वो झुकती नहीं थी, ना खाना खाती, ना नींद आती। उसकी माँ उसके पास बैठी थी, उसके बाल संभालती, मंत्र जपती, बिना किसी सवाल के, बस खुश थी कि वो जिंदा है। दिन फिर आया 5 अप्रैल और कुछ बदल गया। लड़की धीरे धीरे विस्पर करने लगी। उसके शरीर में रात के वक्त झटके आ रहे थे। वो अपने सपने में धीरे से दर्द भरी आवाज़ में रोती, अपने कपड़े, अपने हाथ पकड़ती, जैसे कुछ मिटा रही हो, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता, लेकिन जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर 6 अप्रैल को उसके पिता और चाचा कमरे में घुसे थे, और जैसे ही उन्होंने उसके पास जाना चाहा, वो ऐसे हिल गई जैसे उन्हें देखकर उसे कुछ पुराना याद आ गया हो। उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ था, बताओ ना। और बेटी धीरे धीरे दर्द भरे शब्दों में बोलने लगी, ये सब एक झूठ से शुरू हुआ। उसका पुराना दोस्त राज विश्वकर्मा उसे उस दिन दोपहर को मिला था। दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे, पहले भी कभी साथ में कॉफ़ी पी थी। तो जब उसने कहा चलो एक कॉफ़ी चलते हैं, कॉफ़ी पिलाता हूँ, तो उसने कुछ नहीं सोचा, उसने उस पर विश्वास किया। वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जिसे वो नहीं जानती थी। एक छोटा सा कमरा, धीमी रोशनी, कोई नहीं था। उसने एक ड्रिंक ऑफ़र किया, जो उसे याद है। उसने एक सिप लिया, पर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं, सिर्फ अंधेरा। जब उसे थोड़ा होश आया तो वो अकेली नहीं थी कमरे में, 2 और मर्द थे, अनजाने। उसने हिलने की कोशिश की, नहीं कर पाई। उसके हाथ पैर रबर की तरह महसूस हो रहे थे। उसका शरीर अब उसका नहीं था। एक हंस रहा था, दूसरा कुछ फिल्म कर रहा था। राज गायब था। अगले कुछ दिन दर्द, घबराहट और पैरालिसिस से भरे हुए थे। कभी वो होश में जाती थी तो उसको लोग दिखते थे, कभी एक, कभी 2। कभी वो एक कमरे में थी, कभी एक कार में, कभी एक कैफ़े में। हर बार ड्रग्ड, इस्तेमाल किया गया और बेचा गया। ने कहा, मैं जब भी होश में आती थी, कोई ना कोई मेरी इज्जत लूट रहा होता था। उन्होंने उसके शरीर को ही नहीं, उसकी आवाज़, उसके विरोध करने की शक्ति को मिटा दिया था। यह ना तो एक आघात था, ना खुद ब खुद हो गया था। ये एक पूरा सिस्टम था, एक नेटवर्क, एक ऐसा जहाँ वो प्रोडक्ट थी, एक मासूम लड़की का जिस्म जो एक चीज़ बन गया था। 6 दिन के दौरान 23 मर्दों ने उसका रेप किया, ना सिर्फ शारीरिक तौर पर, बल्कि एक तरीके से। उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया गया, एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े में, सारी वाराणसी की गलियाँ। और वो पुलिस स्टेशन में मिसिंग थी, बस कुछ किलोमीटर दूर। इस बात को समझ लीजिए, वाराणसी एक होली सिटी है, एक आध्यात्मिक राजधानी, और इसके शहरों की गलियों में एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा था, और कोई एक भी इंसान ये नहीं देख पा रहा था, या शायद देखता था और नज़रअंदाज कर देता था। ने जो नाम दिए थे, कुछ उसके कॉलेज के दोस्त थे, कुछ दोस्त के दोस्त, सब एक दूसरे को जानते थे। सबका संबंध एक ही जगह से था,
द कॉन्टिनेंटल कैफ़े। इसके शीशों के दीवार और मेन्यू बोर्ड के पीछे एक नाइटमेयर छुपा था। एक नेटवर्क था लड़के और मर्दों का जो लड़कियों को गायब करते थे, जो जानते थे किस ड्रग से कौन सा हिस्सा नम होता है, जो घूमकर वीडियोस बनाते थे, जो पैसे कमाते थे वो कंटेंट कहकर बेचते थे। और ये लड़की वो बस एक और फाइल थी, एक और नाम थी लंबी लिस्ट का। लेकिन इंसाफ से पहले शर्म थी, क्योंकि इस खुलासे के बाद भी पुलिस ने तुरंत कदम नहीं उठाए। उन्होंने 23 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने मेडिकल टेस्ट के लिए जल्दी नहीं की, उन्होंने कैफ़े को सील नहीं किया। असल में उन्होंने लड़की की याददाश्त को ही सवाल किया। ये कहा वो अनस्टेबल है, शायद वो कुछ गलत कह रही है। तब तक कुछ और बड़ा हो गया। जब उसे 4 अप्रैल को बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ पाया गया था, ड्रग्ड, कंफ्यूज्ड, बेयरली बोल पा रही थी, उन्होंने उसका मेडिकल चेकअप नहीं किया, ना उस रात, ना अगले दिन, ना आज तक। उन्होंने बस ये समझ लिया कि वो इंटॉक्सिकेटेड थी और उसे उसके घर वालों के हवाले कर दिया। केस बंद। और बात समझो, एक शहर में जहाँ एक लड़की एक वीक के लिए गायब हो और जहाँ वापस आई तो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसे कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ थी। पहला इंस्टिंक्ट केयर का नहीं था, वो डिसमिसल का था। किसी भी सिविल सिस्टम में ऐसी सिचुएशन में पहला कदम क्लियर होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ना सिर्फ लड़की की सेहत के लिए बल्कि फॉरेंसिक एविडेंस के लिए, डीएनए, टॉक्सिकोलॉजी, वो चीज़ें जो कोर्ट में केस को मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज़रूरी सबूत जो उसने सहा था वो खो गया, बस इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म वाले किसी ने डिसाइड कर लिया कि वो ठीक है। और वो लड़की जब घर पर सच बोल रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी? डैमेज कंट्रोल। पर उसके लिए नहीं, अपने लिए। उन्होंने लड़की की याददाश्त को डाउट किया, एक दूसरे से फुर्सत में कहा 23 लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा। वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे ये कोई नंबर का प्रॉब्लम हो, ना कि ट्रॉमा की कहानी। पर लड़की को याद करने के लिए सिर्फ 23 लोग नहीं थे, वो थे 23 धोखे, 23 नाइटमेयर, 23 जिंदगियां जो एक को छीन रही थी। पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई। 7 दिन एक टूटी हुई लड़की और एक बेचैन पिता को लगा था कि केस पुलिस के रडार में आएगा, पर जो चीज़ अगली हुई उसने इस केस को तेज़ी से चलाया। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे। उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। वो वेलकम गार्लैंड्स, हैंडशेक, स्पीचेस को बाईपास करके सीधा पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के पास गए और एक ही सवाल किया, इस केस में आपने अभी तक क्या क्या किया है? वो पल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। प्रधानमंत्री के विजिट इंसाफ नहीं लाया, ये लाया अर्जेंसी। और अर्जेंसी भारत में अक्सर पहली लग्जरी होती है जो विक्टिम्स को नहीं मिलती। सडनली जो पुलिस सिर्फ अपने एक्सक्यूज़र में फंसी थी, जो कुछ नहीं कर रही थी, वो अब दौड़ने लगी थी। अरेस्ट शुरू हो गए, ब्लड सैंपल्स लिए गए, डीएनए टेस्ट किए गए, चार्जशीट बनाई गई 48 घंटों में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने वही सवाल किया जो उन्हें एक हफ्ते पहले खुद से पूछना चाहिए था। और फिर भी एक सवाल है जो सबको सोचना चाहिए, अगर मोदी जी उस दिन नहीं आए होते, अगर कैमराज उन्हें टॉप कॉप्स को क्वेश्चन करते हुए नहीं रिकॉर्ड करते, क्या ये केस फिर फाइल्स के नीचे दबा रह जाता? क्या वो 23 आदमी अभी भी आज़ाद घूम रहे होते? क्या उस लड़की का दर्द अभी भी शायद वो बस ड्रंक थी कहकर डिसमिस कर दिया जाता? ये लड़की जो गायब हो जाएगी, अगर कोई पीएम विजिट ना हो, क्या उसे भी देर से ढूंढा जाएगा? क्या उसकी कहानी को भी कोई विश्वास नहीं करेगा? हर क्राइम का एक चेहरा होता है, लेकिन इस केस के बहुत चेहरे थे और इन सब के बीच एक आदमी था जिसका नाम था अनमोल गुप्ता। वाराणसी के लिए वो बस एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर था, एक कॉलेज के पास फूड कैफ़े चलाने वाला लड़का, एक ऐसा इंसान जो कभी चाउमीन बेचता था एक रोड साइड कार्ट पे और अब अपने आप को कैफ़े ओनर के रूप में प्राउडली बुलाता था। लेकिन जो कुछ लोग नहीं देख पाए वो था कैफ़े के पीछे का सच, एक नेटवर्क, एक रैकेट, एक व्यवसाय जो धोखे पर बना था। अनमोल कोई ट्रेडिशनल क्रिमिनल नहीं था, वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट था।
उसने लड़कियों को खुद टारगेट नहीं किया, उसने एक सिस्टम बनाया था। एक ऐसा सिस्टम जहाँ दूसरे लोग बुरे काम करते थे और वो उन्हें कंट्रोल करता था। उसका हथियार कर्ज, ड्रग्स, डेस्परेशन। और जो पहला पपेट उसके स्ट्रिंग पर था वो था राज विश्वकर्मा। राज एक कॉलेज का लड़का था, जवान, गरीब, एम्बिशियस और अफसोस कर्जदार। उसने अनमोल से पैसे उधार लिए थे। ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने थे उतने का बहुत प्रेशर था। जब राज पैसे वापस नहीं कर पाया, अनमोल ने उसे एक ऑप्शन दिया। एक लड़की लाओ, एक साफ और मासूम लड़की जो आसानी से मैनिपुलेट हो सके। और इसी तरह शुरू हुआ था। वो लड़की जो राज को कॉलेज में मिली थी, जो उस पर विश्वास करती थी, वो सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, वो एक ट्रांजैक्शन थी। राज ने उसे कैफ़े में बुलाया, एक ड्रिंक दिया और फिर बाहर निकल गया। बाकी का काम अनमोल ने अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद सिस्टम अपना काम शुरू कर चुका था। एक लड़की, कई मर्द, एक ही मकसद, मुनाफा। लेकिन राज अकेला नहीं था। अनमोल ने अपने लिए एक नेटवर्क ऑफ यंग बॉयज़ तैयार किया था। हर एक का एक जॉब टाइटल था, हर एक का एक प्राइस था। चलिए उन्हें जान लेते हैं। सोहेल खान, एक लॉ स्टूडेंट जो कानून की पढ़ाई कर रहा था, जो उसका प्रोटेक्टर बनने वाला था, मगर उसने कानून को ही अपना दुश्मन बना लिया। उसे ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और कई बार उसे असॉल्ट में भी हिस्सा लेते देखा गया था। एक दो चेहरे वाला मॉन्स्टर जो दिन के वक्त एम्बिशन दिखाता था और रात को प्रेडेटर बन जाता था। साजिद गुलाम, एक साड़ी की दुकान का बेटा, ड्रग का एडिक्ट, पैसों की ज़रूरत में था। अनमोल ने उसकी कमज़ोरी को पकड़ा और उसे एक काम दिया। साजिद अब रिक्रूटर बन गया था। वो उन लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था जो वनरेबल थी, जो ज़रूरत में थी, अकेली थी, आइसोलेटेड थी, और उनका नाम पाइपलाइन में डाल देता था। वीर या फिर समीर, एक कार मैकेनिक, लेकिन अनमोल के कैफ़े में उसका एक और काम था, वीडियोग्राफी। वो आदमी था जो सब कुछ रिकॉर्ड करता था। ये सिर्फ रेप्स नहीं थे, ये थे रिकॉर्डेड क्राइम्स जो सेल्स और ब्लैकमेल के लिए स्टोर किए जाते थे। अनमोल का सिस्टम सिर्फ हिंसा पर नहीं, बल्कि वायलेंस की डॉक्यूमेंट्री पर भी काम करता था। उसे पैसे मिलते थे, उसे लोगों को कंट्रोल करना आता था। इमरान, वो जो फ़ोटोज़ लेता था, सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं, वो था ब्लैकमेलर। जब एक लड़की ट्रैप हो जाती थी, ड्रग हो जाती थी और फिल्म हो जाती थी, इमरान फ़ोटोज़ लेता, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता और धमकी देता था कि वो उन्हें उसके परिवार, कॉलेज या कम्युनिटी को भेज देगा। आयुष सिंह, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पेपर पे ब्रिलियंट, अंदर से घटिया। उसका काम था कस्टमर एक्विजिशन। वो और भी लड़कों को ढूंढता था जो कि एक्सपीरियंस के लिए पैसे देने को तैयार थे और भी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। दानिश अली, वो था लियोर, झूठे आइडेंटिटी के साथ स्मूथ बातें करके ऑनलाइन लड़कियों को मैसेज करता था। उनका ट्रस्ट जीतने के बाद वो उन्हें कैफ़े भेजता और वो वहाँ से कभी वापस नहीं आती। सब्बीर आलम, क्लोथिंग स्टोर में काम करने वाला, एक और एडिक्ट, एक और पपेट। शुरुआत में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब वो ड्रग एडिक्ट बन गया, अनमोल ने उसे भी वही कहा, ज़्यादा चाहिए, मुझे और लड़कियाँ ला के दो। इन सब मर्दों के अपने अपने रीज़न थे। कुछ पैसा चाहते थे, कुछ पावर, कुछ बस इसलिए क्योंकि वो कर सकते थे। और पिरामिड के ऊपर जैसे एक स्पाइडर अपना जाल बिछाता है, अनमोल गुप्ता बैठा हुआ था। वो कोई ट्रेडिशनल गैंगस्टर नहीं था, उसने बंदूक नहीं चलाई, उसने सोना नहीं पहना था। वो एक झूठी मुस्कान वाला इंसान था, एक लेजिटिमेट कैफ़े चलाने वाला और एक एम्पायर ऑफ पेन बना रहा था बंद दरवाज़ों के पीछे। सोचिए ये बात, एक लड़की 7 दिन के लिए गायब थी। वो किसी बेसमेंट में नहीं छुपी थी, ना ही एक कमरे में बंद थी। वो शहर भर में घूम रही थी, गलियों में, कैफ़े के थ्रू, होटल रूम में और सबके सामने, सबकी आंखों के नीचे, और किसी ने नोटिस नहीं करा, या फिर और भी बुरा, किसी ने केयर ही नहीं की। ये सिर्फ रेप था, ये सिर्फ एक गैंग नहीं थी, ये थी एक क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ड्रग्स और डर के जोर पर चल रहा था।
एक मशीन जहाँ लड़कियाँ करेंसी थी और हर लड़के को अपना एक रोल मिला हुआ था। और जब आप इस सिस्टम को और गहराई से देखते हो, आपको समझ में आता है कि ये पहली बार नहीं था, सिर्फ पहली बार था जब कोई जिंदा बचा था। द कॉन्टिनेंटल कैफ़े, एक नाम जो बिल्कुल इनोसेंट लगता है, और उसके नीचे कुछ इतना भयानक छुपा था। यह कैफ़े सिर्फ एक फूड जॉइंट नहीं था, ये था एक हब, एक डिस्पैच सेंटर, एक जगह जहां लड़कियों को लाया जाता, उन्हें तोड़ा जाता, फिल्म किया जाता और डिजिटल फाइल्स की तरह बेच दिया जाता। ये काम कैसे करता था ये समझिए। एक लड़की को लाया जाता, आमतौर पर वो कोई ऐसा इंसान था जिसे उस लड़की पहचानती थी, एक दोस्त, एक क्लासमेट, एक लड़का जिसे वो विश्वास करती थी, जैसे इस केस की 18 साल की सर्वाइवर थी। उसने सोचा था कि वो बस कॉफ़ी के लिए जा रही है, वो खुद को ड्रग्ड, फिल्म और सोल्ड पाती है। उन्होंने उसे कुछ दिया, स्पाइक की हुई ड्रिंक्स, चाय में पाउडर, कभी कभी डायरेक्ट इंजेक्शंस। जब ड्रग का असर होता, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उसका शरीर लाचार हो जाता, उसका दिमाग धीरे धीरे ब्लर हो जाता। और तब से साइकिल शुरू होती थी, एक के बाद एक गैंग के लड़के आते, सब एक साथ नहीं आते, वो वेव्स में आते, जैसे कोठे में क्लाइंट्स आते हैं। बस ये लड़कियां सेक्स वर्कर नहीं थी, वो एक विक्टिम थी, और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब बात करते हैं स्केल की। जब अनमोल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका फ़ोन चेक किया। जो कुछ उन्होंने पाया, उससे आपका खून ठंडा हो जाएगा। 4000 से ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़। 4000। इस नंबर को अपने जहन में बसा लीजिए। कुछ ब्लड थे, कुछ क्लियर इंटेंट के साथ शूट किए गए थे। सब में एक चीज़ कॉमन थी, जवान लड़की ट्रैप्ड, ड्रग्ड, बेहोश या डर के मारे लड़ाई नहीं कर पा रही। कैफ़े कॉमन सेंटर था, लेकिन असली बिजनेस चलता था व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, गूगल ड्राइव पर सीक्रेट फोल्डर्स के थ्रू, यूएसबी जो हाथ से हाथ गुजर रही थी। ये सिर्फ था, ये था कंटेंट प्रोडक्शन। वो लड़कियों को सिर्फ असॉल्ट नहीं करते थे, वो उन्हें पैकेज करते थे, मार्केट करते थे, बेचते थे। कुछ रूमर्स थे और कुछ पहले रिपोर्ट्स भी थी कि गैंग ने वीडियो को एडल्ट साइट पर अपलोड किया और प्राइवेट पेड ग्रुप्स के थ्रू क्लिप शेयर किए। पुलिस ने बाद में इन रिपोर्ट्स को डिनाई किया, कहा कि कोई डायरेक्ट अपलोड नहीं मिले थे। लेकिन सोचिए ये बात, अगर सिर्फ एक विक्टिम का वीडियो भी शेयर किया गया हो तो नुकसान परमानेंट है। शेम कभी नहीं जाती, डर कभी नहीं जाता। कितने दिनों से ये चल रहा था, महीने, साल। कितने लड़कियां आई थी उस कैफ़े में और कभी वापस नहीं गई। और सबसे ज़रूरी बात, कितने लोगों को पता था इसके बारे में। ऐसे और भी विक्टिम्स के बारे में विस्पर्स हैं, लड़कियां जो फिल्म हुई थी और ब्लैकमेल हुई लेकिन चुप रही डर की वजह से, लड़कियां जो मिस्टीरियसली कॉलेज से ड्रॉप हो गई। क्या ये नेटवर्क सिर्फ वाराणसी में था? क्या ये सिर्फ एक चैप्टर था किसी और बड़े काम का? ये कोई स्कैंडल नहीं था, ये थी एक इंडस्ट्री। और ये लड़के वो सिर्फ थे, वो थे एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पेन, टर्निंग ट्रॉमा इनटू प्रॉफिट, टर्निंग साइलेंस इनटू करेंसी। और अगर एक बहादुर लड़की वापस नहीं आती और सच नहीं बताती, तो वो अभी भी अपना नेटवर्क चला रहे होते, अभी भी वही कैफ़े में, उसी शहर में। कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन एक सवाल है, अब क्या? क्योंकि अगर ये कहानी आपको सिर्फ हैरान कर गई है लेकिन आपको सवाल पूछने पर मजबूर नहीं किया, तो हम सब फिर से फेल हो गए। चलिए सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं। कैसे एक लड़की एक शहर के दिल, वाराणसी जैसे भीड़ भरे शहर में, एक हफ्ते के लिए गायब हो गई बिना किसी को देखे? ना एक बार, ना कैफ़ेज़ में, ना होटल लॉबीज़ में, ना सीसीटीवी फुटेज में। कैसे उसे एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाया गया, उसे ड्रग दिया गया, उसका बलात्कार किया गया और उसकी फिल्मिंग की गई, जबकि एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट पुलिस की डेस्क पर पड़ी थी। कहाँ थी अर्जेंसी? कहाँ था इंटेलिजेंस नेटवर्क? कहाँ था पेट्रोल? कहाँ था बेसिक फील्ड वर्क? क्योंकि जब वो लड़की गायब थी, किसी को उसके पीछे देखना चाहिए था, ना कि 7 दिन बाद, ना कि प्रधानमंत्री के विजिट के बाद, बल्कि अभी। ये सच है, अगर उसके पिता ने लड़ाई नहीं की होती, अगर वो लड़की जिंदा नहीं गई होती, अगर पीएम विजिट नहीं किए होते, तो ये पूरा केस दबा दिया जाता।
बस एक और नाम के बिना लड़की, बस एक और बंद फाइल। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, कितनी लड़कियां कभी वापस नहीं आती, कितनी कभी अपना बयान देने का मौका नहीं पाती, कितने माँ बाप अभी भी उस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।